नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। चमोली से बड़ी खबर है। बर्फ में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्योतिर्मठ हेलीपैड से हेली रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। अभी भी 4 श्रमिक हैं एवलांच के मलबे में लापता हैं। सेना और आईटीबीपी ने फिर से शुरू किया है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन। बचाव अभियान लगातार जारी है। अब तक कुल 50 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। दुखद खबर भी यह है कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। तो आपको बता दें कि 54 कुल श्रमिक इस हिमस्खलन की चपेट में आए थे। 50 श्रमिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर दिया गया है। ताज़ा अपडेट यह है कि आज सुबह से ही फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि 4 श्रमिक अभी भी हिमस्खलन की चपेट में हैं, जो अभी तक लापता है, जिनका कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव अभियान एक बार फिर से शुरू कर दिया है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब 4 श्रमिकों को भी यहाँ से सकुशल निकाल लिया जाएगा। देखिए, जो सर्च ऑपरेशन कल चल रहा है, तो कल देर रात डॉक्टर्स ने 4 लोगों की डेथ की कंफर्मेशन की है और अभी 4 लोग मिसिंग हैं। पहले ये नंबर 55 बताया जा रहा था। अभी कल कंफर्मेशन में पता लगा है कि एक लड़का अनऑथराइज्ड लीव में था, जो अपने घर चला गया था और वो सकुशल है। तो ये टोटल नंबर अब 54 है और इसमें अब 4 लोग मिसिंग हैं हमारे और ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग हमारे स्ट्रेंडेड हैं उनको वापस लाया जा रहा है और 4 जो मिसिंग लोग हैं उनका सर्च ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ GPR सिस्टम, थर्मल इमेजिंग कैमराज आने वाले हैं और एक बार उनके आने के बाद ये सर्च अभियान अच्छा तेज चलेगा। और आज वेदर भी क्लियर है, तो होपफुली आज ये सर्च ऑपरेशन कंप्लीट होने की संभावना है। आज और इसके अलावा एक MI जो GPR को लेकर आएगा, अभी वो देहरादून में है और NDRF के जवान और उनके स्लीपर डॉग यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं और ऑलरेडी वहाँ NDRF और SDRF मौजूद है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुंवर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं चमोली से। संजय, ताजा अपडेट इसको लेकर क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन का, और मौसम कैसा बना हुआ है वहां पर? कब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, अभी तक कोई अपडेट? रवि जी, देखिए, जो बद्रीनाथ की माणा घाटी है, जोशीमठ से माणा घाटी तक जो है सुबह चटक धूप के साथ खुशनुमा मौसम है और इस खुशनुमा मौसम के बीच अच्छी खबर आपको ये बता दूं कि पूरे जो 50 जो वहाँ पे जितने भी मजदूर अभी तक वहाँ पे बचाए गए थे, उनको सुरक्षित जो है बद्रीनाथ धाम से जो है सैन्य अस्पताल जोशीमठ जो है पहुंचा दिया गया है हेली के माध्यम से, जिसमें वो 4 मृतकों के शव भी हैं और कुल मिलाकर के अब 50 जो श्रमिक हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, जिनमें 4 बॉडियां हैं और 4 जो अभी भी मिसिंग चल रहे हैं, उनको लेकर के अब पूरा फोकस जो है SDRF, NDRF, सेना, ITBP और तमाम स्नीफर डॉग भी यहाँ से ज्योतिर्मठ हेलीपैड से जो है बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और अच्छा। कुछ रडार उपकरण भी जो है ट्रेस करने के लिए जो कंटेनर जो अवलांच में अभी दबे हुए हैं, उन कंटेनर में उनकी अगर बॉडी कहीं मिलती है तो उसके बाबत जो है रडार जो सुविधा है वो भी वहाँ पे उपलब्ध करा दी गई है। हाँ। पूरा जो सेना का जो दल है वो वहाँ पे मौजूद है माणा घाटी में। देखना ये होगा कि कब तक जो है ये जो 4 जो अभी लापता चल रहे हैं श्रमिक जो है उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। जी संजय, कितना वक्त लग सकता है? क्या कोई अनुमान अभी लगाया जा सकता है? क्या इस पर कहा जा रहा है? दूसरा ये कि आज चटक धूप है राज्य के, अगर हम अन्य जनपदों की बात करें, यहाँ पर मौसम साथ दे रहा है? रवि जी, देखिए, अभी आज तो मौसम बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है और अच्छे मौसम के बीच ये है कि पूरा शाम को 5 से 5:30 बजे तक का समय है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में 5 बजे के बाद जो इस तरह के अभियान जो है बंद करने पड़ते हैं। आज जो है सेना ने पूरी ताकत झोंकी हुई है और जो बड़ी बात यह है कि जो ग्राउंड से मदद मिलनी थी वो BRO ने जो है कल देर सायं तक जो है बद्रीनाथ हाईवे को दुरुस्त कर दिया है। 12 से 14 फुट बर्फ जो है बद्रीनाथ सड़क पे गिरी हुई थी, जिससे हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ माणा तक बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब सड़क मार्ग से भी जो है जो सहायता भेजी जा रही है वहाँ पे पहुंच चुकी है, स्नो कटर पहुंच चुके हैं, BRO की टीम पहुंच चुकी है। अब पूरा फोकस जो है वो 4 जिंदगियां बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी जो है आज अपने अंतिम चरण पे है। देखना होगा कि 5 बजे तक किस तरह का परिणाम जो है अभी जो ऑपरेशन करने वाले जो टीम है जो जोशीमठ से बद्रीनाथ माणा घाटी में कम से कम 200 से 240
अधिकारी, जवानों और स्टाफ की जो पूरी टीम ऑपरेशन जिंदगी को चला रही है। देखना होगा कि कब तक जो है इसे सफलता मिलती है। जो 4 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं उनको ढूंढने में। जी ठीक है, शुक्रिया संजय आपका हर एक अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। चमोली के माणा में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज सुबह मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू टीम लापता 4 लोगों की तलाश में जुटी है। इधर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित आपातकालीन परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बात की है। और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, 6 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड प्रस्तावित दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 8 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हर्षिल में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो हर्षिल में एक विशाल जनसभा रखी गई है जिसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले 27 तारीख को प्रस्तावित दौरा था, मौसम की खराबी के चलते ये दौरा स्थगित किया गया था। अब 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। हर्षिल आएंगे प्रधानमंत्री, उसके समीप मुखीमठ मुखवा में शीतकालीन यात्रा मां गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास में करेंगे और यहां पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर हर्षिल में एक जनसभा भी रखी गई है जिसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो सुबह 8 बजे देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद यहां से वो हर्षिल के लिए उड़ान भरेंगे, हर्षिल में पहुंचेंगे। उसके बाद हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हर्षिल के समीप मुखीमठ मुखवा मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 12:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। इससे पहले 27 फरवरी को प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आना था, लेकिन हर्षिल में मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था उसके चलते प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित किया गया। अब 6 मार्च को प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा में आएंगे तो निश्चित तौर पर विश्व पटल पर शीतकालीन यात्रा को एक पहचान मिलेगी। और यहाँ पर क्योंकि ग्रीष्मकालीन यात्रा में ही ज़्यादातर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन यात्रा में सिर्फ कपाट बंद होते हैं जबकि यात्रा बंद नहीं होती। शीतकालीन जो चारों धाम के चारों शीतकालीन प्रवास स्थल हैं उनमें यात्रा अनवरत जारी रहती है। ऐसे में लोग यहाँ पर 12 महीने आए, शीतकालीन जो हमारे धाम हैं उनके बारे में जाने, इसको लेकर भी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता योगेश आर्य इस वक्त फोन लाइन पर हैं अधिक जानकारी के साथ। योगेश, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल रवि, जिस तरह देखा जाए कि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है और कार्यक्रम को लेकर के अगर देखा जाए तो 6 मार्च में वो कार्यक्रम प्रस्तावित है और कार्यक्रम में को लेकर के पूरी तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। वो जो है 6 मार्च को 8 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे तौर पर देखा जाए तो वो है मुखवा जाएंगे और वहां पर जो है हर्षिल और वहां पर कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना करने के बाद 12:30 बजे वह वापस दिल्ली लौटेंगे। देखिए, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कई बार कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री के लगाए गए, लेकिन कई बार जो है अप्राय कारणों के कारण उनको रद्द करना पड़ा। पिछली बार मौसम की वजह से जो है 27 तारीख में जो कार्यक्रम प्रस्तावित था उसको फिर जो है रद्द करना पड़ा, लेकिन इस बार 6 तारीख में कार्यक्रम जो है प्रस्तावित हुआ है। उसको लेकर के तमाम तैयारियां जो की जा रही है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इससे पहले जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए हैं वहां आके को जो है बढ़ावा मिला है, विश्व पटल पर जो है उसके विख्यात हुआ है। तो कहीं ना कहीं शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक बार वो यहाँ आ रहे हैं और इस बार अगर वो यहाँ पर पहुंचेंगे, यात्रा करेंगे, साथ ही साथ जो है आरती करेंगे, वहाँ गंगा की पूजा अर्चना करेंगे, तो निश्चित तौर पर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। विश्व पटल पर जो है इस यात्रा की प्रसिद्धि मिलेगी और निश्चित तौर पर आने वाले कल में जो है श्रद्धालु जो है शीतकालीन यात्रा पर भी जो है काफी देखने को मिलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया योगेश आपका जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तरायणी मकरण महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिप्रा मॉल इंदिरापुरम में यह कार्यक्रम होगा जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तो उत्तरायणी मकरण महोत्सव में प्रतिभाग करने आज जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज शाम को यहां पर पहुंचेंगे गाजियाबाद में। पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बताते चलें कि इंदिरापुरम
कि शिप्रा मॉल में यह कार्यक्रम होगा, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। उपनल के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और उपनल कर्मियों के कल्याण के लिए कई घोषणा की है। स्थापना दिवस समारोह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही उपनल के जरिए विदेशों में भी नौकरी मिलेगी। उन्होंने राज्य के सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को बधाई दी है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि उपनल के वेलफेयर फंड के माध्यम से प्रदेश के सभी 13 जिलों के एक गांव में सैनिक कल्याण के क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। सैनिक कल्याण मंत्री ने उपनल कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर दिए जाने वाली तत्कालिक राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। सबसे पहले तो उसमें 21वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उपनल की स्थापना भूतपूर्व सैनिकों व इनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए हुई थी और लगातार हमारा डिपार्टमेंट इस दिशा में काम कर रहा है और उपनल कर्मचारियों के लिए कई सुविधाएं भी उपनल ने मुहैया कराई है। उदाहरण के लिए पहले उपनल का कर्मचारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो मात्र 15,000 रुपये मिलता था। मेरे बनने के बाद हमने उसको 1 लाख करवाया। इसी प्रकार एक्सीडेंटल उस पर हमने पीएनबी से एक टाइप किया। ऐसे केस में 50 लाख रुपया बीमे का उनको मिलता है। और आज हमने जो घोषणा की है कि जो हमारा वेलफेयर फंड है उसका एक बड़ा हिस्सा हम जो हमारे सैनिक बहाली क्षेत्र हैं, हर जिले में हर गांव को हम लेंगे। उसके माध्यम से उन क्षेत्रों का हम विकास करेंगे और अभी हमें लगातार हमारे एमडी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में भी मैन पावर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बहुत शीघ्र हमें मिलने वाला है और जिसको मिलने के बाद जहां यहाँ के हजारों लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे, वहीं उपनल की आय में भी वृद्धि होगी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और शीघ्र ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हिमालयन क्रांति पार्टी ने लोहाघाट नगर में पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र पुनेठा के नेतृत्व में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं आयोजित की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय बिष्ट समेत अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने उत्तराखंड को खोखला कर दिया है। मूल निवासियों के विरोध में सरकार की ओर से फैसले लिए जा रहे हैं और बाहर वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में राष्ट्रीय दलों की ओर से शराब के बदले वोट, नोट के बदले वोट की नीति अपनाई जा रही है, जिससे पहाड़ के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य उत्तराखंड के मूल निवासियों को जागरूक कर पहाड़ को बचाना है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बचाने के लिए उत्तराखंड के मूल निवासियों को एकजुट होकर पहाड़ को बचाने का कार्य करना पड़ेगा। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आपने इस प्रकार का हमें मौका दिया और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये उद्देश्य क्या है इस पार्टी को बनाने का। देखिए, उत्तराखंड राज्य जब बनाया गया यहाँ के आंदोलनकारियों ने, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था कि हमारे पहाड़ का विकास, पहाड़ के लिए नीतियाँ बन सके, पहाड़ का विकास हो सके और पहाड़ के अंतिम छोर तक विकास पहुँच सके, उन लोगों को रोजगार मिल सके। अब आप ये लगा लीजिए कि 2000 में इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद 1994 के दौरान जब निर्मम हत्याएं की गई, उसके बाद जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, तब भी ये सवाल थे और आज 25 साल हो गए, आज भी यही सवाल है। अब आप ये लगा लीजिए कि लगातार जनता ने राष्ट्रीय दलों को अपना समर्थन दिया, राष्ट्रीय दलों को ये जिम्मेदारी दी कि उत्तराखंड के लिए कुछ कर सके। लेकिन आज अगर हम 25 वर्ष बाद भी अगर वही मांगों को लेकर अगर आज हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं, धरना देना पड़ रहा है, तो ये इस
चिंता से चिंतित होकर हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, उन्होंने छोटी मोटी नौकरी करते हुए कहा कि नहीं, अब पहाड़ को हमें लगता है कि पहाड़ को अब हमें ही बचाना होगा, हमें ही इसको संवारना होगा, और इसके लिए हमने प्रयास किया हिमालय क्रांति पार्टी के नाम। रुड़की में एक सप्ताह से आंदोलनरत विद्युत विभाग के अस्थायी लाइन कर्मियों की 6 मांगों का अधीक्षण अभियंता और किसान यूनियन ने समाधान कराया है। आपको बता दें कि अस्थायी लाइनमैनों ने अपनी 6 मांगों को लेकर अपना आंदोलन छेड़ा हुआ था। ये कर्मचारी कई बिजलियों में जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे, लाइनमैन वगैरह, जो रिटायर हो गए, उसके बाद सरकार की तरफ से हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से इन कर्मचारियों को रखा जाएगा। इनका साल भर का टेंडर होता है, तो पर्टिकुलर टेंडर हर एक साल निकाले जाते हैं, और पर्टिकुलर टेंडर में जो लोएस्ट टेंडर वो आता है ठेकेदार, उसको काम दिया जाता है। वो ही अपने लेवल पर लाइनमैनों को नियुक्त करता है, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है। तनख्वाह का भी हमारा सेट है फॉर्मेट शासन के स्तर से। जो कुशल और अकुशल श्रमिक हैं, जिनको सैलरी दी जानी है उतनी सैलरी दी जाती है, इसमें EPF ESI वगैरह दिया जाता है। साथ में उसका अपना प्रॉफिट मार्जिन होता है, 10 से 15% या 5%, 0 से लेकर 15% का हम मार्जिन देते हैं। भाई जो कितना मार्जिन करेगा, कोई ठेकेदार अगर 5% करने होगा तो टेंडर उसको हो जाएगा, कोई 0 पे करना चाहेगा तो 0-1% हो जाएगा, तो वो अपना मार्जिन लगता है। बाद बाकी सैलरी की बात आई, 2-4 ठेकेदारों की बात आई तो उनका संज्ञान लिया जाता है। बाद बाकी सैलरी अकुशल श्रमिक है, उसको 9,532 रुपये की सैलरी मिलनी है, कटने के बाद उसके अकाउंट में जाएगी, जिसमें EPF वगैरह अलग जमा उसका हो जाता है। और 10,600 कुछ करते हुए कुशल श्रमिक की सैलरी आएगी, उसमें EPF वगैरह उसका अलग जल जाता है, उसके बैंक अकाउंट में 10,600 रुपये जाएगी। वो चीज़ बताने के लिए इनको बता दी गई। इनकी मुख्य मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी या SHG के माध्यम से हमें तनख्वाह दी जाए। तनख्वाह कम है, तनख्वाह कम का ये है कि सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं रेट वगैरह की कुशल और अकुशल सब कर्मचारियों की सैलरी कितनी होगी, सब मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट से जब इनके रेट डिसाइड किए जाते हैं, उन्हीं रेटों के आधार पर सरकार भेजती है, तो उस हिसाब से हम कार्ययुक्त करते हैं। ये शासन स्तर का मामला है, हमारे स्तर का नहीं है। जहाँ सैलरी जो दी जानी है उसको हम चेक करवा रहे हैं, एक्शन वगैरह चेक भी कर रहे हैं, और जो समस्या आएगी वो दूर कर रहे हैं। धन्यवाद। फिलहाल सितंबर में आश्वासन ये कहा है, ये सारे रेट वगैरह जो है वो सरकार के द्वारा डिसाइड होगी, उसी ऊपर एग्रीमेंट होते हैं, तो ठेकेदार जो पैसा मिल रहा है उसी हिसाब से दिया जा रहा है, और इतने से कम दे रहा है तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी। बाद बाकी ये देखा गया है, एक्शन बुला के देखा गया था, जिन जिन बिजली को भी समस्या थी तो वहाँ पे पैसा दिया जा रहा है, अकाउंट में इनका पैसा इतना गया हुआ है। जो ये मजदूर हमारे बच्चे हैं, दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं, अपने प्राणों को ये दांव पर लगा कर रात को 12 बजे फ्यूज जोड़ते हैं, 11,000 का, 33,000 का। तो सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए कहीं ना कहीं। एक तो सरकार ने जो ठेकेदारी प्रथा चलाई है, ये बहुत गलत है। इन बच्चों को ठेकेदारी प्रथा खत्म कर इनको विभाग के द्वारा ही एक तो नियुक्ति देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनकी सैलरी बहुत कम, 8,000, 10,000 या 9,000 में क्या हो रहा है इतने महंगाई के युग में। इनका तो लग गया 8वां वेतन लग गया, जो बैठे कुर्सियों पे काम ये करते नहीं, और जो धरातल पर काम कर रहा उन्हें ये दे रहे 200 रुपए रोज के। तो कौन करता है 24 घंटे ड्यूटी? इन पर 24 घंटे काम करा रहे और इन्हें वेतन दे रहे हैं 8,000 रुपए। तो कौन करता है बताओ? अच्छा, कहाँ का न्याय है ये? इस सरकार में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये सरकार किसान विरोधी और मजदूर विरोधी है। किसान का मजदूर का कहीं नहीं सोचते कुछ भी। और आपने देखा हुआ, रही बात, इन्होंने अभी जो हमारे पत्रकार बंधु थे उन्होंने मिल के बारे में पूछा, गन्ना मिल के। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो गन्ना मिल किसान का पेमेंट देने में सक्षम नहीं है, या जो मजदूर की सैलरी देने में सक्षम नहीं है, वहां से सरकार को अपने IPS, IS और IS या PCS अधिकारी वहां नियुक्त करने चाहिए रिसीवर के रूप में, और उसे अपने अंडर में लेकर चलाओ। जैसा आपने देखा होगा, कई साल पहले लक्सर मिल भी ऐसा ही हुआ था, घाटे में चली गई थी, सरकार ने अपने अंडर में लेकर उसे चलाई, और वो आज घाटे से उभर गई, बढ़िया पेमेंट दे रही, बढ़िया चल रही है। तो ऐसा ही जो हमारी इकबालपुर चीनी मिल है, उसकी साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। वहां एक रिसीवर नियुक्त होना चाहिए सरकार की तरफ से, और जो किसानों का पैसा, मजदूरों का पैसा, वो सरकार को देना चाहिए, और उसे अपने अंडर में लेकर चलाओ सरकार, तो कुछ भी दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता यह है कि जो हमारा किसान है वो उसकी हालत बद से बदतर कर दे और वो आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। ये पॉलिसी सरकार की है। मैं डिवीजन भगवानपुर से हूँ और डिस्पैच का काम देखता हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ वहाँ पे, और मैं भी एक ठेकेदार कार्मिक हूँ। और बाकी हमारे जो सम्मानित